आई एम अहमद नवाज, आप देख रहे हैं गेम ऑन है और बहुत सी ज़बरदस्त गुफ्तगू आपसे होगी क्रिकेट को लेकर, ख़ास तौर पर राइजिंग स्टार्स जो एशिया कप है उसके बारे में भी बात करनी है। पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, पाकिस्तान शाहीन्स का मुकाबला होने जा रहा है बांग्लादेश ए से, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपना भी सेमीफाइनल जीता है। अगर उस सेमीफाइनल की बात करें तो वो तो शायद इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था, लेकिन अब ये फाइनल जो है वो इतवार को खेला जाएगा एंड ऑन संडे इट विल बी द डिसाइडिंग डे एज वेल। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी कप्तान भी हैं, लेकिन ये वो मैच है जिसकी हम बात करें, बांग्लादेश ए वर्सेस पाकिस्तान शाहीन्स एंड ऑफ कोर्स ऑन संडे ऑन द एंड आई थिंक अगर लोकल टाइम की भी बात आप कर लें, किसी भी टाइम की बात करें, सुपर संडे दोबारा से बनने वाला है। तो बांग्लादेश ए वर्सेस पाकिस्तान शाहीन्स फाइनल ऑन संडे, तो देखना ना भूलिएगा क्योंकि आई थिंक इट्स ऑल टू प्ले फॉर नाउ। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड आईसीसी हॉल ऑफ फेमर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बड़ी नर्वस हो गई आप भी आज। बिल्कुल, आखिर में काफी टू क्लोज का कंफर्ट हो गया, बट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। दैट एंड्स वेल, बिल्कुल, एंड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ये तो हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। लेकिन साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, ऑल्सो एन इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर, जनाब बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं बाजिद भाई? अल्लाह का शुक्र। बाजिद भाई, आप भी यही मानेंगे टू क्लोज फॉर कंफर्ट या कन्विंसिंग परफॉर्मेंस? नहीं, मैच तो जीते हुए थे, ये तो बाद में फॉर्मेलिटी चल रही थी। फॉर्मेलिटी, लेकिन फॉर्मेलिटी की बात करें तो आई थिंक इस जीत के अंदर बहुत सारा क्रेडिट पाकिस्तान की बॉलिंग को आज देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से श्रीलंका ने शुरुआत की, सुफियान मुकीम वंस अगेन ब्रिलियंट। आई थिंक उन्होंने मैच जो है वो पलट दिया पाकिस्तान के हाथ में। नहीं, हमें पता है कि वो किस पाए के वो स्पिनर है। स्पिनर्स दोनों, मतलब दोनों स्पिनर्स ने मैच टर्न किया और वहाँ से ही एंड में तो खैर वो इतना क्लोज जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वहाँ पे ही मैच ऑलमोस्ट इन्होंने ख़त्म कर दिया था दोनों स्पिनर्स। उनसे ना उन पे रन्स हुए और वो विकेटें भी ले गए। सुफियान मुकीम जब भी खेला है, पाकिस्तान से जब खेला है या किसी भी ऐसे बड़े लेवल पे जब वो T20 क्रिकेट खेला है, तो उसने इम्प्रेस ही किया। वेरी रेयरली होता है कि सुफियान मुकीम रन्स दे, और आज पिक नहीं हो रहा था। प्लस वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ स्पिन नहीं मैं कहूँगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फ्लाइट वेरिएशन ज़रूर थी। काफ़ी इसने तेज़ बॉल भी किया जो स्किड थ्रू किया, लेकिन ऑल्सो थोड़ा बॉल स्लो भी किया। तो वो कंट्रोल आज ऐसे लग रहा था कि कंप्लीट कंट्रोल में है विद इज लेंथ्स नहीं मैं कहूँगा, लेकिन स्पेशली विद इज पेस। जब स्पिनर कंप्लीट कंट्रोल में होता है तो तब आपको ये सटल वेरिएशंस नज़र आती हैं। जब वो कंट्रोल में नहीं होता तो फिर उसकी पेस तकरीबन एक जैसी ही रहती है, क्योंकि वो अंडर प्रेशर था। आज ऐसा लगा कि वो उसको पता था कि मेरा बॉल बहुत अच्छा हो रहा है, और उसने अपनी लेंथ उतनी वेरी नहीं की जितनी उसने पेस वेरी की। बिल्कुल, पहले 4 ओवर्स का जो चार्ज हुआ था ना, उसके बाद आई थिंक श्रीलंका ए ने शायद बहुत ही अच्छा कैलकुलेट किया था कि हम इसको ड्रैग नहीं करेंगे, हम शुरू में जितने रन्स पावर प्ले में बना सकते हैं वो बनाएंगे। वही चार्ज हमें नज़र आया, एक प्लान के साथ वो आए, लेकिन आई थिंक वो सारे प्लान्स को रोकने में सुफियान मुकीम बहुत कामयाब रहे। बिल्कुल, आई थिंक स्पिनर्स ने ही आपको मैच में वापस लाया। हाँ, पाकिस्तान को फाइनल के लिए अपनी न्यू बॉल बॉलिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे पहला ओवर 17 रन का जो हुआ, उसमें लेंथ बहुत ही पीछे नज़र आई उबैद की, और ये चीज़ें ऑब्वियसली अभी क्लीन अप करनी पड़ेंगी। बट ओवरऑल स्पिनर्स का तो रोल बहुत ज़बरदस्त नज़र आया। हैरान कौन बात ये थी कि मां सदाकत से आज कोई भी ओवर नहीं कराया गया। हम अक्सर मैचअप्स की बात करते हैं कि लेफ्टी शायद क्रीज पे हैं, तो हम शायद सोच रहे हैं इस तरह की बात, बट जिस तरह स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे थे वो मुझे थोड़ी एक बात लगी कि वो क्यों नहीं मां सदाकत से, जबकि वो मतलब सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे इस मैच से पहले और बड़ी अच्छी बॉलिंग भी कर रहे थे। बट ओवरऑल पाकिस्तान की फील्डिंग भी अच्छी नज़र आई, अच्छे कैचेस भी पकड़े पाकिस्तान ने। बट ओवरऑल थोड़ी मिक्स परफॉर्मेंसेस आपको नज़र आ रहा था इस एज ग्रुप में, दोनों मैचेस को देख के, कि प्रेशर में कैसी कैसी गलतियां आपसे हो जाती हैं। चाहे आप पाकिस्तान का मैच देख लें या उससे पहले इंडिया बांग्लादेश का मैच देख लें, कि प्रेशर कैन मेक यू डू वेरी क्रेजी थिंग्स, और वो हमने देखा है दोनों तरफ आज। लेकिन पाकिस्तान के लिए आज एक और भी शानदार परफॉर्मेंस रही है और उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया, और वो है साद मसूद। आई थिंक वो जो एक विकेट, सबसे बड़ी विकेट लेने में कामयाब रहे, वहाँ से मैच लाजमी टर्न हो गया। बिल्कुल, आपको जो मिडिल ओवर्स में बैक टू बैक विकेट्स चाहिए होती हैं, और अच्छी फ्लाइट ये भी करते हैं। और अच्छी चीज़ दोनों स्पिनर्स की ये थी कि विकेट्स में बॉल रखा है। जनरली ये ज़रा ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं। आज भी पहला बॉल जब इन्होंने स्टार्ट किया, डाउन द लेग चौका खाया, उसके बाद वापस बहुत अच्छा आया है ये बॉलिंग में। और अच्छी चीज़ यही नज़र आई, इस तरह की पिच पे आपको
विकेट्स के अंदर रहना और लेंथ को थोड़ा थोड़ा वेरी करना, जो बाजिद भाई ने भी बात की कि हाथ से आपने फ्लाइट को तो मैनेज करना है अपनी, लेकिन लेंथ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस तरह की पिच पे, तो इन्होंने भी आज बहुत अच्छी बॉलिंग की। बिल्कुल। अब ये ऑब्वियसली एक यंग साइड है, ये इनको हम कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर हैंडलिंग के ऊपर काम करना भी होता है। यहाँ पर बड़ी कड़ी नज़र रखी जाती है। इवन जो इंडिया से ये मैच जीते थे वहाँ पे भी हमने बात की थी कि बॉडी लैंग्वेज बड़ी कॉन्फिडेंट थी। आज थोड़ा सा शेकी ज़रूर हो गए बैटिंग में, लेकिन बॉलिंग के अंदर फिर एक बड़ी एनर्जी नज़र आई साइड के अंदर। हाँ बिल्कुल, जिस तरह मतलब ये टूर्नामेंट गया है तो आपके को टेस्ट इतने ज़्यादा नहीं हुए, क्योंकि माज सदाकत ने ही आपको ऑलमोस्ट सारे मैच जिता दिए, ऊपर से रन इतने ज़्यादा आपने कर दिए। उस तरह से क्लोज मैच नहीं हुआ। और बड़े मैच में अक्सर ये होता है कि जो उन प्लेयर्स की बारी आती है जो टूर्नामेंट में जो एक्सपेक्ट नहीं, मतलब एक्सपेक्ट क्या, जिनकी टूर्नामेंट में इतनी बारी ना हुई, तो आज वही हुआ, माज सदाकत जल्दी आउट हो गए, तो वहीं से थोड़ा सा प्रेशर जो है ना थोड़ा उस तरफ आ गया। आई थिंक बॉलिंग फील्डिंग, मतलब इन टूर्नामेंट्स पे आप लड़कों पे ज़रूर नज़र रखते हो। ये साथ की आपने बात की, साथ का मुझे ऐसे लगता है कि ये अंडर प्रेशर थ्राइव करता है और ये एक बड़ा कॉन्फिडेंट, हालांकि शायद सुफियान इससे ज़्यादा स्किलफुल बॉलर है, ज़्यादा मुश्किल बॉलर है, बट ये मुझे ऐसे लगता है कि बड़ा कॉन्फिडेंट प्लेयर है और इसको अंडर प्रेशर खेल के, तो मतलब कोई लोग होते हैं जो अंडर प्रेशर थ्राइव नहीं करते, उस तरह नहीं थ्राइव करते। ये मुझे लगता है कि ये वन ऑफ दोज प्लेयर्स है। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन इनिशियली जो कुछ मैंने देखा है, जो थोड़ा बहुत इसकी क्रिकेट देखी है, मुझे ऐसे लगता है कि इस पे आपको नज़र इसलिए रखनी चाहिए कि इसमें वो बिग गेम या बिग ओकेजन ये मांगता है। मतलब इसकी बॉडी लैंग्वेज की आपने बात, लेकिन इसको लगता है कि इसमें वो कॉन्फिडेंस है कि आई बिलोंग हेयर, तो वो आज भी नज़र आया जब ये आउट भी कर रहा है, जो सेलिब्रेशन भी कर रहा है, और जिस तरह बॉलिंग कर रहा है उस सिचुएशन में, जहाँ जैसे सना ने कहा कि अक्सर ऐसे लगता है कि इसको रन हो जाएंगे, आज क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट थी तो आपको डिफरेंट बॉलर नज़र आया। अच्छा, ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है कि माज सदाकत को आज ओवर नहीं दिया गया। आपको लगता है कि शायद पाकिस्तान के फॉर्चून थोड़े ज़्यादा बेहतर हो सकते थे अगर उनसे बॉलिंग करा लेते? नहीं, हो तो सकते थे, बट अब ये तो हर दूसरे T20 के बाद हम बात करते हैं कि यार मैचअप्स, लेफ्ट हैंडर को बॉल करना है कि नहीं करना, अगर लेफ्ट हैंडर आए तो ये ऑफ स्पिनर लगना चाहिए, तो वो थोड़ा ओवर प्ले करते हैं। हमारा भी ये थोड़ा ट्रेंड सा चल पड़ा है, तो उसमें उसको देखना चाहिए कि आपका जो टूर्नामेंट, जैसे टूर्नामेंट प्ले में या इवन अगर 4-5 मैच की सीरीज़ है, तो उसमें जो आपका बेस्ट योर टॉप बॉलर या जो बॉलर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, उसको आप ऐसे छोड़ नहीं सकते कि नहीं यार लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं तो इसको नहीं कराते। या जैसे एक बड़ा मशहूर मैच था, सेमीफाइनल था यूएई में जो वर्ल्ड कप था, उसमें जो न्यूजीलैंड का टॉप बॉलर था उसने शायद 1 ओवर किया, और जो इंग्लैंड का टॉप बॉलर था उस टूर्नामेंट में उसने ओवर ही नहीं किया। और उसके बाद मैंने काफ़ी लोगों से उसके बारे में बात की, उन्होंने कहा कि गलत था। ठीक है, डेटा वो सारा कुछ ठीक है, बट अगर आपका उस कंडीशंस में एक बॉलर है जो सक्सेसफुल है, तो उसको चाहे लेफ्ट हैंडर है, राइट हैंडर है, जो मर्जी है, अगर वो सक्सेसफुल थ्रू आउट होता जा रहा है तो आप ये नहीं कर सकते उसको बॉलिंग ना कराएं। और मेरे ख्याल इंग्लैंड शायद वो मैच हार गया था और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह बनी थी। सनाब, ये बात तो हम कर रहे हैं कि माज सदाकत को आज ओवर देना चाहिए था, वो अभी तक पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते रहे, विकेट्स भी लेते रहे, लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरीके से उबैद को शुरू में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उनके ओवर्स गए, लेकिन उनको फिर भी ट्रस्ट किया गया आखिरी ओवर के साथ, तो शायद ये भी इस लेवल के ऊपर यही ग्रूमिंग है कि कप्तान जो है वो अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आप कर सकते हैं। देखिए, मास की पहले बात कर लेंगे कि जो हम लेफ्ट हैंड का मैचअप की बात करें कि पिछले मैचेस में इन्होंने लेफ्ट हैंडर्स को भी बड़े अच्छे स्टंप भी आउट किए हैं और तरह से भी आउट किए हैं, तो ये आप जो बॉलर क्वालिटी बॉलर होगा जो बैटर को रीड कर सकता है, वो डिसीव भी कर सकता है अगर उसके हाथ में कंट्रोल है, तो ये मैचअप्स को हम बिल्कुल ओवरडू करते हैं। और ऑब्वियसली जब आपने पूरे मैच में ओवर नहीं कराया और एक लेफ्टी भी वो खड़ा था जो ऑब्वियसली इस वक्त स्ट्राइक कर रहा था, तो उस वक्त फिर उबैद का ही बनता था कि आप पेस से आउट करें ताकि वो टेल को फिर बाद में एक जो विकेट रह गई उसको क्लीन अप भी कर दे, तो वो एक ठीक ऑप्शन था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। हाँ, माज ने ओवर कराया होते
थोड़ा सा उन्होंने आज के मैच में अपनी हाथ घुमाया होता तो फिर शायद आप सोच भी सकते थे, बट आई थिंक ओवरऑल फिर एंड अच्छा हो गया क्योंकि उबैद के पास एक पेस का फैक्टर तो है। लेकिन गोइंग इनटू द लास्ट ओवर आप फिर भी कंफर्टेबल थी अगर मास्क ओवर दे देते? अगर हाँ, मैं तो स्पिनर, आपको पता है स्पिनर के साथ मैं अक्सर होती हूँ, बट ये कि उबैद की एप्लीकेशन थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। जिस वक्त आपके पास इतनी पेस हो तो उसमें जो आपने सिलेक्शन करनी, जैसे हम बैटर्स की शॉट सिलेक्शन की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, इसी तरह बॉलर की जो वेरिएशन की सिलेक्शन है या बॉल की सिलेक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट ऐसे टाइम पे हो जाती है। 1-2 दफ़ा उन्होंने यॉर्कर करने की कोशिश की, ठीक है अभी डिसीजन के ऊपर बात हो रही है आउट था नहीं आउट था, बट एटलीस्ट यू वर एबल टू बीट बैटर जो उस वक्त सबको मारी जा रहा लेकिन था। आज मेजॉरिटी पिच में बहुत ही शॉर्ट लगा। आई डोंट नो ये टैक्टिकली हम क्यों गलत हो रहे हैं कि हम शॉर्ट बॉल ही करना चाह रहे हैं, स्पेशली नए बॉल के साथ। और 1-2 बॉल जब आपने नए बॉल से आगे किए तो वो बीट ही हुए, उसके ऊपर रन नहीं आए। तो इसको पाकिस्तान को गोइंग इनटू द फाइनल्स इसको देखना होगा, बिल्कुल देखना चाहिए। पाकिस्तान की फॉलो विकेट्स आपको जी बैट की जो नेचुरल लेंथ है ना वो उसको जो कंफर्टेबल लेंथ है उसकी वो है शॉर्ट ऑफ अ लेंथ, और जब ऐसे प्रेशर पड़ता है ना तो फिर वो उस लेंथ से आप थोड़ा सा, हमेशा ऐसे ही होता है कि जो आपकी जो नेचुरल लेंथ होती है उससे आप थोड़ा सा पीछे आते हो, उससे आगे नहीं जाते, उससे पीछे आते हो। तो अगर उबैद आगे करने वाला बॉलर होता तो वो थोड़ा सा गुड लेंथ पे आ जाता है, बट उसकी नेचुरल लेंथ ही जितने मर्जी आप इसके मैच देखें, अंडर 19 से मैं इसको देखता आ रहा हूँ, फर्स्ट क्लास में देखें, अंडर 19 PSL में देखें, सबसे अच्छा बॉल इसका होता है बैक ऑफ लेंथ, क्योंकि वहाँ सबसे कंफर्टेबल है। अभी तक वो जो डेवलपमेंट जो आप कह रहे हैं ना, वो डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ बीइंग कंफर्टेबल कि यानी मैं यॉर्कर भी डिलीवर कर लूँगा या मैं नया बॉल भी आगे से कर सकूँ, वो अभी तक वो प्रोग्रेशन आई नहीं है। हो सकता है आगे आए, हो सकता है काम भी हो रहा हो, बट जितने भी आप इसके मैचेस देखें, जब ये आउट भी कर रहा है, अच्छी बॉलिंग भी कर रहा है, तो लेंथ उसकी वही है, वहीं से अगर हो रहा है तो वहीं से होगा। ये नहीं आप देखोगे कि इसने आगे से नए बॉल से आगे से स्विंग करके आउट किया, वो बैक ऑफ लेंथ ऐसे शॉर्ट ऑफ लेंथ उसी पे आउट करता है। तो जब प्रेशर पड़ता है मोस्टली बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स पे जब प्रेशर पड़ता है तो वो बैक ऑफ लेंथ से वो और जोर लगाते हैं तो और पीछे आ जाते हैं। तो अगर इसकी मतलब 6 इंच या मतलब 1 फुट भी आगे जा सकते, लेकिन 6 इंच अगर इसकी लेंथ आगे को हो जाए तो वो ज़्यादा साजगार होगी। बट मुझे ऐसे लगता है कि एंड में या मिडिल ओवर्स में इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि ये शुरू में होना चाहिए, क्योंकि नए बॉल से थोड़ा सा वो जिप मिलती है। तो ये थोड़ा सा इस पर वर्क होने वाला है, ये स्पेशली ये आगे ज़ोर लगाना ज़रा मुश्किल होता है आप, लेकिन इसको वो लेंथ थोड़ी सी बेहतर करने की ज़रूरत। बिलावल भट्टी में भी ये टेंडेंसी थी कि वो शॉर्ट ऑफ लेंथ पे ज़ोर लगाते थे और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पेशली इतनी साजगार नहीं होती, तो वो लेंथ थोड़ा सा चेंज करना वो बड़ी क्रिकेट के स्पेशली, अभी तो बड़ी क्रिकेट में थोड़ा सा आपको लेंथ अपनी चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान की फॉलो विकेट्स आपको जरूर दिखाते हैं, क्योंकि आज थोड़ा बैटिंग को पूरे टूर्नामेंट का पहला चैलेंज नजर आया, जहां पर आपका टॉप ऑर्डर उस तरह नहीं परफॉर्म कर सका जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। खास तौर पर अगर हम बात करें मां सदाकत की भी, तो वो एक अच्छे जोन में नजर आ रहे थे, लेकिन आई थिंक इस विकेट के बाद चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई। तो चलें, अच्छा अफसाना फाइनल से पहले ये चैलेंज भी हमने देख लिया। बिल्कुल, क्योंकि मेजॉरिटी रन ऊपर से मां सदाकत ही कर रहे थे तो थोड़ा सा एक प्रेशर आया, उसमें साद ने आके अच्छी बैटिंग की, कट शॉट्स कुछ अच्छे मारे, विकेट कीपर गौरी ने आके थोड़ी अच्छी बैटिंग की। बट इरफान खान ऑब्वियसली आप चाहेंगे एज ए कैप्टन आप एज ए लीड फ्रॉम द फ्रंट करे, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। और फिर श्रीलंका ने भी अच्छी बॉलिंग कराई, क्या कप्तान भी अपने आप को भी अच्छा यूज़ किया, दूसरे बॉलर्स को भी अच्छा यूज़ किया, और ये तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैच था। श्रीलंका की भी काफ़ी अच्छी नज़र आई, जो फील्डिंग ओवरऑल अपार्ट फ्रॉम फ्यू कैचेस। और उसके बाद जो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट नॉक था वो अहमद दानियाल का था, उसकी बात किए बगैर आप नहीं रह सकते। 7-8 बॉलों पे 22 रन बनाए, वहाँ पे आपने वो फाइटिंग टारगेट अचीव किया जिससे बॉलर्स फिर लड़ भी सके, क्योंकि अगर यही 20-25 रन कम होते और पहले ओवर में आपको 17 रन आ जाता तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसी टारगेट को डिफेंड करना। तो आई थिंक ओवरऑल बिट्स एंड पीसेस में सब प्लेयर्स ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट। लेकिन ये अहमद दानियाल की इनिंग जिस तरह सना कह रही है, ये वाकई बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। उसकी वजह ये है कि यहाँ से पाकिस्तान को वो थोड़ा सा मोमेंटम मिल गया, जो उस स्टेज पर आप एक अच्छा फिनिश चाह रहे थे। एंड आई थिंक वाजिद भाई, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है कि आपके अब जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं वहाँ पर आपको वो ऑलराउंड एबिलिटी नज़र आ रही है। हाँ, इसने एक मेरा जब ये पाकिस्तान की तरफ से भी खेला था तो एक एंड आखिरी ओवर में एक आधा छक्का लगाया था, तो हम कह रहे थे कि बैटिंग एबिलिटी है। और
मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी, पता नहीं मैं गलत हूँ या नहीं, इसकी टेप बॉल में भी एबिलिटी होगी, क्योंकि ये जो जिस किस्म के शॉट्स लगाता है वो उसमें उससे उसकी निहार ज़रूर आती है। बट हाँ, ये अगर आपके पास एक जेन्युइन फास्ट बॉलर है जो कि 140 तक भी जा सकता है और एंड में आके इस तरह के शॉट्स भी मार सकता है, और जिस तरह की आजकल की पाकिस्तान की टीम की सोच है, तो इसके लिए दरवाजे काफ़ी खुल सकते हैं, क्योंकि हम तो अब चाहते हैं कि नंबर 10-11 तक बैटिंग हमारी हो। अच्छा, एक और पार्टनरशिप जो पाकिस्तान के लिए आज बड़ी अहम साबित हुई है, आई थिंक उस पर भी बात करनी होगी। ख़ास तौर पर गाजी की जो हम बात कर रहे हैं, उन्होंने जो इनिंग्स खेल दी और जिस तरीके से वो दूसरा एंड भी चला रहे थे, आई थिंक वो बड़ी मेच्योर इनिंग्स हमें नजर आई। तो आई थिंक उस इनिंग को भी अगर आप मुलाहिजा फरमाएं, एंड आई थिंक सना एक पार्टनरशिप भी दूर थे हम, तो वो पार्टनरशिप हमें यहाँ पर नजर आ गई साद मसूद और गाजी के दरमियान। बिल्कुल, साद ने अच्छी जो बैट बॉल्स थी वो भी, श्रीलंका ने भी थोड़े वाइड डिलीवरीज कराई, बैक ऑफ द लेंथ कराई, उनका बहुत भरपूर फ़ायदा उठाया, कट शॉट्स बहुत अच्छे खेले, फिर इम्प्रोवाइजेशन भी गाजी की तरफ नज़र आई, और गाजी थोड़े से लकी भी रहे, उनके कुछ कैचेस भी मिस हुए, बट ओवरऑल उन्होंने क्योंकि रन बॉल करते रहे और एक एंड संभाल के रखा, जिसकी वजह से अहमद दानियाल को वो लॉन्चिंग पैड मिल गया कि अब वो जाके प्रॉपरली खेल सकते हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर इनिंग्स, और कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज अगर वंस अगेन खाली माज सदाकत ही आके यहाँ परफॉर्म करके रन्स कर देते तो फाइनल में आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं होती। तो एक बहुत अच्छा मैच इनको मिल गया राइट बिफोर द फाइनल। बांग्लादेश को भी बहुत अच्छा मिला है, दोनों टीम्स बड़ा लड़के वहाँ पे पहुंची हैं, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। उनको तो खैर बहुत ही अच्छा मिल गया, उसके बारे में तो हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन माज सदाकत थ्रू आउट द टूर्नामेंट, हमने कल भी कहा था मैजेस्टिक माज सदाकत इनको कहा जा रहा है, बट एकदम से तमाम तर फोकस माज सदाकत के ऊपर आ रहा है। आज भी बहुत ज़बरदस्त फ्लो में नज़र आ रहे थे, वो ओवरऑल टूर्नामेंट की जो फॉर्म लगी हुई थी वो नज़र आई। अनलकी रहे थोड़ा सा आई थिंक वो जब आउट हो गए, बट बाजिद भाई आई थिंक स्टैंड आउट परफॉर्मर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान हाइंस के लिए इस टूर्नामेंट में। हाँ बिल्कुल, और आज भी जैसे इसने शुरू में जो शॉट्स लगाई हैं, आपको पता चल रहा था कि प्लेयर इन फॉर्म है। एक इसका कैच भी छूटा, लेकिन इस टूर्नामेंट में ना सिर्फ पाकिस्तान के टूर्नामेंट के स्टैंड आउट प्लेयर हैं, और जो जिस हर तरफ हिट मार रहे हैं, एक मतलब सिर्फ लेग साइड पे नहीं मार रहे, ऑफ साइड पे भी खेल रहे हैं, स्पिनर्स को भी अच्छा खेल रहे हैं। तो वो अब इन पे थोड़ा सा, जब ये पाकिस्तान वापस आएंगे, जब दोबारा ये डोमेस्टिक क्रिकेट या मतलब HPL PSL या वो कुछ खेलेंगे, तो इन पे अब फोकस ज़्यादा होगा, क्योंकि अब इनका नाम मतलब लोगों को पता चल रहा है कि यार ये माज सदाकत प्लेयर है, और लोग बात कर रहे हैं माज सदाकत की, तो अब इस पे थोड़ा सा डिफरेंट प्रेशर ज़रूर होगा। अब एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। अब ये नहीं कि ये पाकिस्तान से खेल रहे हैं, बट अब इनका जो क्रिकेटिंग सर्कल्स में इनका नाम चल रहा है, तो जब भी आप खेलेंगे तो एक्सपेक्टेशन इससे बढ़ जाएगी कि नहीं यार ये लड़का है। अच्छा, सना ने कल भी एक पॉइंट रेज किया था कि फिर एट दिस मोमेंट बड़ा ट्रिकी होता है कि फेम भी आप कैसे हैंडल करते हैं किसी भी यंग प्लेयर के लिए। हाँ, फेम का भी होता है, बट टू इस मोमेंट पे आपको अपनी जो स्किल लेवल है वो इन्हांस करनी है, प्लस द फैक्ट कि ये आप अब ये ना सोचने लगने नहीं यार मैंने इतना, अब ये जो ग्लोरी मिली है या जो इनको सक्सेस मिली है, इसके ऊपर बैठ ना जाएं, इस पे अभी तो पहला स्टेप है, अभी इस पर बिल्ड करना है। तो वो अक्सर ये होता है कि जब आप एकदम ऐसे आपको लाइमलाइट मिलती है, तो आप थोड़ा सा पीछे हट जाते हो कि नहीं यार अब तो मैंने कुछ पहुंच गया हूं वहां पर, अचीव कर, अभी तो बहुत शुरू है। प्लस दूसरा जो प्रेशर जो मैंने पहले बताया, दूसरा प्रेशर ये है कि पहले आप रन्स करते थे तो लोग कहते थे यार उस लड़के ने रन्स किए, अब आप रन्स करोगे ना तो कहेंगे यार माज सदाकत है, इसको तो रन्स करने चाहिए। तो ये प्रेशर ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि अब वो उस तरह की अप्रिसिएशन आपको, मतलब अप्रिसिएशन उस तरह की नहीं मिलेगी कि यार इसने 70 कर दिया है, इसने 100 कर दिया है। अब वो एक्सपेक्ट करेंगे नहीं यार ये तो है प्लेयर, इसको तो करना 70-80, इसको तो डोमेस्टिक में रन्स करने हैं। जब वो आउट होगा या रन्स नहीं करेगा तो लोग कहेंगे यार इससे रन्स नहीं हो रहे, इसको मतलब ये इसको सक्सेस नहीं हैंडल हो रही, या ये बिग हेडेड हो गया, इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। तो ये जो स्टेज है उस पर आपको ज़्यादा, मतलब आप तो हो नहीं सकता ना कि सोशल मीडिया, लेकिन आपको ज़्यादा ये फोकस रन्स किए हैं, ठीक है भुला दो, मैंने आगे अभी मेरा जो टारगेट है वो और है, ये अभी तो स्टेपिंग स्टोन है, तो ये मैंने रन्स किए हैं, ठीक है बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो गया, ठीक है डन, टिक मार्क, अब नेक्स्ट। तो वो करना, उस लेवल हेडेड रहना उसमें और है, क्योंकि है भी अभी मतलब इतनी ज़्यादा क्रिकेट भी नहीं खेला हुआ, तो वो एक सिचुएशन है जहाँ पे वो हैंडल करनी पड़ेगी। इसके साथ जो अगर
इसके साथ कोई लोग हैं जो इसके साथ जो काम करते हैं, उनको भी इसको लेके अब थोड़ा सा डिफरेंटली इसको ट्रीट करना है, क्योंकि अब इससे एक्सपेक्टेशन जो है ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा है। मैंने ब्रेक में भी जाना, लेकिन उससे पहले मैं सना से एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा। एक प्रॉब्लम जो पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर आता है, एक तो जिस तरह बाजिद भाई ने भी एड्रेस किया कि अब वो ऑलराउंड एबिलिटीज़ हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा डिबेट शुरू होगी पावर हिटिंग की। हम तो पावर हिटिंग के कैंप्स भी लगाना शुरू हो गए। मां सदाकत जैसे प्लेयर्स अब हमें ऐसे मिल रहे हैं जिनकी नेचुरल एबिलिटी है कि वो फेंस को कभी भी क्लियर कर देंगे। देखिए बिल्कुल, स्पेशली एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर आपको टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और आज वही हुआ कि एक शॉट में वो थोड़ा एक्स्ट्रा मारने चलेगा। जब आपकी फॉर्म बहुत अच्छी होती है, फिर आपको लगता है मेरी हर शॉट लग जाएगी। जहाँ उनकी शेप आउट हुई तो उन्होंने भी चांस दे दिया दूसरी टीम को, इससे पहले वो आउट ही नहीं हुए पूरे टूर्नामेंट में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हुए टाइमिंग के साथ अगर आपको रन करके दे रहा है तो आप उसकी टेक्निक को ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, और उस प्लेयर को उसी टेक्निक को बेस बना के अपने आप को आगे की तरफ लेकर जाना है। जैसे हम बाबर आजम की भी बात करते हैं कि हम जब उनके स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं उन्होंने अपनी शेप आउट करके या टांग हटा के स्लॉग ही करना है, वो अपनी स्ट्राइक रेट और भी तरीके से बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो आई थिंक ये इस लेवल पर जब आपने परफॉर्म किया, अब यहाँ से आपका अपना पर्सनल गोल पोस्ट मूव होना चाहिए। एक टाइम होता है आप कहते हैं मैं पाकिस्तान शाहीन में आ जाऊँ, अंडर 19 में आ जाऊँ, मैं मैच जिताने शुरू कर दूँ। अब गोल पोस्ट खुद से मूव करना चाहिए इनको, ताकि ये ऑटोमेटिकली डिफरेंट तरह से मेहनत करनी शुरू। बिल्कुल, एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, लेकिन वापस आएंगे तो आपसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करेंगे। आपने अक्सर सुना है कि जिस टीम ने मैच ज़्यादा जीतने की कोशिश की या जिसको ज़्यादा लगन हुई वो मैच जीत गई, लेकिन इस बार तो ऐसे लगा पहले सेमीफाइनल में कि ज़्यादा हारने की कोशिश कौन कर रहा है, और वो क्यों ऐसा हुआ ये सब आपको बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। अब आपसे हमने ब्रेक से पहले ये ज़रूर बात की थी कि ये क्या माजरा है कि दो टीम्स हारने की कोशिश कर रही हों और एक टीम फिर ज़्यादा कोशिश करती है तो वो फिर मैच हार जाती है। ये ऐसा ही कुछ लगा आज, बड़ा अनयूजुअल हुआ। जबकि अगर आप मैच समरी को ज़रा मुलाजा फरमाइए कि किस तरह बांग्लादेश ए फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही राइजिंग स्टार्स एशिया कप में, तो बांग्लादेश ए ने अपने 20 मुकर्ररा ओवर्स में 194 फॉर 6, जिसमें हबीबुर बहुत ही शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली, 65 रन उन्होंने बनाए और महरूम की जानिब से 48 रन बनाए गए सिर्फ 18 गेंदों पर। और उसके जवाब में आई थिंक इंडिया शुड हैव गॉटन ओवर द लाइन। इंडिया ए की अगर आप बात करें तो 44 रन की इनिंग खेली प्रियांश ने, फिर वैभव 38 रन बनाए उन्होंने 15 गेंदों पर, 23 रन पर जो है वो 33 फॉर जितेश। लेकिन मैच जो है वो सुपर ओवर में चला गया। शायद सुपर ओवर में ना जाता क्योंकि आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे, और जब 2 रन मुकम्मल हुए उसके बाद विकेट कीपर जो थे वो शायद बॉल आउट की प्रैक्टिस कर रहे थे और वो मिस हुई, तो उसके बाद तीसरा रन बन गया और फिर सुपर ओवर तो उससे भी ज्यादा शानदार हो गया। तो आई थिंक इस मैच के ऊपर गुफ्तगू तो जरूर करनी है, सुपर ओवर भी आपको दिखाना है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम जरा हमारे एक्सपर्ट से पूछ लें कि व्हाट डू दे मेक ऑफ दिस मैच एज वेल। तो आपने क्या एनालाइज किया इसको? टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई ऐसी चीज़ अपनी क्रिकेटिंग करियर में नहीं देखी जिस तरह से ये मैच पेंडुलम की तरह यहाँ वहाँ होता रहा। ख़ास तौर पर ऑब्वियसली वो जो आखिरी बॉल था, बेचारे कप्तान ने खुद भी कहा यस 40 ओवर कप्तानी करने के बाद, बैटिंग और बॉलिंग के बाद आखिरी बॉल तक ब्रेन फेड हो चुका था। लेकिन वो जो उन्होंने थ्रो की थी मरवा गए थे वो टीम को। बट इंडिया ने उससे भी बड़ा ब्लंडर, इंडिया के कैप्टन ने उससे भी बड़ा ब्लंडर किया। एक बांग्लादेश के कैप्टन ने ब्लंडर किया उस आखिरी बॉल पे, और उसके बाद एक इंडिया के सुपर ओवर में जो उन्होंने बैटिंग ऑर्डर और जो बैटर्स यूज़ किए। हैरानी की बात है कि सूर्यवंशी और प्रियंका जो हैं, जो आपने बताया 20 बॉलों पे 40 और 15 बॉलों पे 40, और जिस तरह के वो प्लेयर हैं वो नहीं आए सुपर ओवर में। तो आई थिंक वो टॉप अप कर गया जो बांग्लादेश के कैप्टन से गलती हुई थी। और उसके बाद बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा मोंदल को, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग कराई है। 19th ओवर बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग उन्होंने करवाया, और उसके बाद सुपर ओवर में ऑब्वियसली 2 बॉल्स पे 2 विकेट्स लेके बांग्लादेश को एक विनिंग पोजीशन में। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि ये बड़ा आइकॉनिक सुपर ओवर हुआ है, और ये इससे भी ज्यादा आइकॉनिक हो जाता अगर बाजिद भाई इस पे कमेंट्री कर रहे होते तो फिर तो हमें और भी मजा आना था, क्योंकि वो जो रिएक्शंस थे ना, वो सुपर ओवर आप जरूर देखिए। मैं बाजिद भाई से जरूर पूछूंगा अभी करा देते ना, अभी कमेंट्री करवा ले बाजिद भाई से कि बाजिद भाई पहली 2 बॉलों पे 2 आउट। मैंने मैसेज बहुत किए, मैं आज तो माशाल्लाह ना पीटीवी स्पोर्ट्स ने तो हद ही कर दी है। सुबह 7:30 से शुरू है और रात 11:15 बजे तक खत्म हुआ। लेकिन दोनों बॉल पे, पहला बॉल तो बहुत ही ज़बरदस्त था, दूसरे बॉल पे शायद सोच के मारना चाहिए था क्योंकि ऑल आउट हो गए सुपर ओवर में। और अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ, मुझे तब भी मैंने कहा, किसी ने मुझे मैसेज किया इंडिया बाहर, मैंने कहा अभी नहीं। उसमें पहले ओवर में जवान के बच्चे ने मारी है और आउट हो गया, वो भी ड्रामेटिक आउट हुआ। और दूसरा बॉल यकीन माने अगर वो विकेटों में कर जाता
वो पैडों पे ही लगना था, क्योंकि अकबर साहब आए थे, अकबर साहब ने ही वो जो आप बता रहे हैं सारा कुछ वही किया था, और अकबर साहब फिर चल भी पड़े थे, उन्होंने आगे को डाइव मारी है, और उनकी रिएक्शन से आपको पता चल रहा है कि वो बस बचा लिया अल्लाह ने बचा लिया। लेकिन जो आखिरी बॉल का जो सीन हुआ ना, वो आजकल रील्स आती हैं कि यूरोपियन क्रिकेट की, अगर आपने देखी कि उसने ऐसे फेंकी, वो मिस होगी, उसने फिर फेंकी, ये विलेज क्रिकेट में ज्यादा हो रहा है, इस तरह भी होती है। तो वो बॉल उसके पास है और 2 रन हो रहे हैं और वो 2 मार रहा है, और जी भी, और वो फिर उसको बॉलर जाके कह रहा है यार 4 रन दिया, और जी भी हो रहा है, उसे थ्रो मार दिया और सुपर ओवर हो गया। कमाल। उस वक्त मैंने सारे दिन में किसी को मैसेज नहीं किया, उस वक्त मैंने कोई 7-8 मैसेज लोगों को किए, और फिर उन्होंने मैंने वीडियोस भेजी और लोगों ने फिर जवाब दिया कि ये क्या है, मैं कहा ये हो रहा है। फिर मैंने बताया अभी मजीद है, ऑल आउट हो गया इंडिया, सुपर ओवर में वो कैसे 2 बॉल में 2 आउट हो गए, तो अब क्या, वो 1 बॉल पे एक और आउट हो गया, अब क्या। तो वो तो मतलब ऐसा मैच मैंने कभी नहीं देखा वैसे वाकई। और वो मैंने तो खैर ये तो बहुत लॉयल हैं और बहुत ही वो एक्सपर्ट हैं, ये तो सुबह 7:30 से हर बॉल तो देख आप रही भी हैं, देख ही रहे थे। एशेज से देख के ये आप दोनों भी मैच देख ही रहे थे। मैंने तो वैसे ही लगा लिया। तो ये कुछ इससे जब लगाया है तो उसने हिट मारी है, अभी इंडिया को रन चाहिए थे, बाउंड्री पे बॉल गया, उसने कैच छोड़ा और चौका हो गया। वहां से मैंने कहा अब इस मैच को नहीं छोड़ना, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग हो गया। ये अब मैच है ना। अच्छा 10 ओवर्स में 94 चाहिए था, उस वक्त भी लग रहा था इंडिया मैच जीत सकता है, बड़ी स्टेबल पोजीशन में थे। आप एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया ये अगर 10 ओवर्स में उन्होंने 94 करना है वो कर लेंगे, लेकिन शायद प्रेशर हैंडलिंग एक वाज़ेह फ़र्क है इस टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन आई थिंक बहुत से लोग यहाँ पर भी चाह रहे थे पाकिस्तान इंडिया फाइनल, तो वो तो हमने तो कहा था कि बहुत मजेदार होगा, लेकिन दोनों सेमीफाइनल हुए बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप डिसअपॉइंट नहीं ना होंगे, क्योंकि वो जो मजेदार फाइनल करना था वो आपको सुपर ओवर इतना मजेदार मिल गया, काफी मजेदार मिल गया ऑब्वियसली, डेफिनेटली। और आई थिंक फिर बांग्लादेश डिजर्व भी करता है, जिस तरह के 194 लगाना बोर्ड पे सेमीफाइनल में आसान बात नहीं थी, और उनकी भी काफ़ी विकेट गिर गई थी। आखिर के 5 ओवर्स बांग्लादेश ने बहुत अच्छे खेले हैं, स्पेशली आखिरी 2 से 3 ओवर्स में बहुत ज़्यादा रन उन्होंने आखिरी 2 ओवर्स में 50 रन बनाए। सो वहाँ पर बांग्लादेश पे डिजर्व करता है कि वो खेलता। बट ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान फाइनल की बात भी बहुत अच्छी हो सकती थी, बट अच्छी चीज़ ये कि पाकिस्तान इंडिया को ऑलरेडी हरा चुका है, तो ये चीज़ अच्छी है पाकिस्तान की कि वो जब जाएंगे फाइनल में दे हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, अभी तक अनबीटन रहे हैं, और ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होगी पाकिस्तान शाहीन के लिए। आपको लगता है सेम स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे, क्योंकि थ्रू आउट द टूर्नामेंट पहले बॉलिंग करते हुए बहुत कंफर्टेबल रहे हैं, आज पहला चैलेंज आ गया था कि बारी करनी पड़ी। देखते हैं, रन्स ऑन द बोर्ड ऑब्वियसली उसका प्रेशर होता है। अगर आज आप देखें तो दोनों टीम्स जिनकी पहले बारी थी वही मैच जीते हैं, तो रन्स ऑन द बोर्ड का नॉकआउट में प्रेशर, सेमीफाइनल फाइनल में प्रेशर ज़रूर होता है। सो देखेंगे वो तो स्ट्रैटेजी क्या बनती है। लेकिन आई थिंक काफ़ी भारी हफ्ता चल रहा है भारत के लिए, टेस्ट मैच हार गए, वहाँ ऑल आउट हो जाते हैं, बबूमा की नज़र हो जाते हैं वहाँ, यहाँ पर बांग्लादेश से ये इमर्जिंग हार जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है इस वक्त भारत में भी टीम की सिलेक्शन को लेकर। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अब जो फाइनल है उसमें ट्रॉफी टीम लेके जाएगी, वापस नहीं छोड़ेगा कोई वहाँ ट्रॉफी वापस वहाँ नहीं रहेगी, वो लेके जाएंगे। तो जो भी जाएगा वो ट्रॉफी एक्सेप्ट करेगा। तो वो पहले भी सुना है कि एक जो ट्रॉफी ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो शायद जगह थी भी नहीं कि दूसरी ट्रॉफी वहाँ रखी जा सके। ऐसे ही है। तो ये भी हो सकता है वही वाली दे दें, ये भी कोई पता नहीं, बड़ी वाली दे दें इमर्जिंग को। जब वो लेने आए तो फिर वापस दे दें छोटी वाली, फिर क्या फ़र्क पड़ता है, वो अभी तक आए तो नहीं लेने, और ना मुझे लगता है वो आएंगे ट्रॉफी लेने शायद। तो अब तो शायद बिल्कुल ही जवाब नहीं है, क्योंकि जो दूसरी टीम भेजी थी वो भी बाहर हो गई, तो आई थिंक अब तो कुछ रहा नहीं। ऊपर से टेस्ट मैच भी जैसा मैंने कहा बबूमा की नज़र हो गए वहाँ पे, तो काफ़ी मुश्किलात चल रही हैं इस वक्त भारत के लिए। मीडिया तो उनका काफ़ी शोर मचा रहा है, और डेफिनेटली सिलेक्शन को लेके भी बात हो रही है। अभी तो डिफेंस मोड पर भी आ गए हैं। अब तो हाल ही में स्टेटमेंट आई है जीत अगारकर की, उन्होंने मोहम्मद शमी को डिफेंड कर दिया कि अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे, सीजन शुरू हुआ तो उनको टीम में आने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, वो तो अच्छी बात है, आई गेस वो तो शमी को करें सपोर्ट, बहुत अच्छी बात है। बट हमारे लिए अच्छी बात ये कि पाकिस्तान मैच जीता है, बांग्लादेश भी ऑब्वियसली वो भी मेहनत करके पहुंचे हैं फाइनल में, और अच्छा मुकाबला होगा, क्योंकि जो बांग्लादेश की आज हमने अप्रोच देखी, बैटिंग में भी बहुत तगड़ा आए थे, स्टार्ट उन्होंने भी बहुत अच्छा लिया, और अब पाकिस्तान शाहीन्स जो हैं वो ऑब्वियसली फाइनल में मौजूद है। इनको ज़रूर पढ़ा देना चाहिए कि शाहीन, जो इलामा इकबाल ने जो सारी शायरी की है ना, वो अगले एक दिन इनको पढ़ानी चाहिए। जो बीके ने बात की है कि फ़ौरन ये ना सोचें कि हमने सब अचीव कर लिया, अभी बहुत इम्तिहान बाकी है। बिल्कुल बाकी है। बट बाजिद भाई, एनीथिंग स्पेसिफिक जो आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ, या बैटिंग करें बॉलिंग करें, कॉन्फिडेंट है दोनों केसेस में?
नहीं मेरे हिसाब से तो वो चेस में ही पाकिस्तान कॉन्फिडेंट है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी बॉलिंग का सोचना है, डिफेंसिव बॉलिंग स्किल्स का सोचना है कि बैक एंड पे एंड के ओवर्स आपने किससे करवाने हैं और कौन आपके मतलब मोस्ट लाइकली हैं जो कि थोड़ा डिफेंसिव बॉलिंग स्किल्स जिनकी अच्छी है, वो आपने थोड़ा सा आयरन आउट ज़रूर करना है। ठीक है, आप जो फास्ट बॉलर जो आपने खिलाना है उसको आपने ये भी देखना है कि नया बॉल तो करे लेकिन आखिर में भी कर सके। अहमद दानियाल तो करता है एंड के हो, लेकिन उसके साथ कौन करेगा? अगर इतना आप स्पिनर पे इंसार कर सकते हैं तो फिर स्पिनर का ओवर रोक के रखें एंड के लिए। अगर सुफियान मुकीम को आप समझते हैं कि आपका ट्रम्प कार्ड है तो उसको फिर आखिर के लिए भी बचा के रखें, क्योंकि ये जो मैचेस हैं इसमें आप देखें कि ओवरऑल अगर आप बैटिंग स्किल की बात करें तो ये लोअर ऑर्डर के जो प्लेयर्स हैं वो उनकी भी बैटिंग स्किल ठीक है। ऐसे नहीं है कि अगर आप 4-5 आउट कर जाएंगे तो 7वां 8वां या 9वां रन्स नहीं करेगा, ट्रेडिशनल टेल नहीं नजर आ रही, ट्रेडिशनल टेल नहीं आपको नज़र आ रही, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। बाकी मुझे आपकी बैटिंग में इस टूर्नामेंट में आपकी बैटिंग में कोई आउट हो जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन कोई वो लूप होल नहीं नज़र आ रहा। बिल्कुल, आप ही एग्री करेंगी कि शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट गोइंग इनटू दिस फाइनल? बिल्कुल, आई थिंक जिस तरह से पूरा टूर्नामेंट खेला है और आज भी 153 इस पिच के ऊपर डिफेंड करना ये कोई आसान बात नहीं थी। तो आई थिंक ओवरऑल नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान टीम बहुत कॉन्फिडेंट है और सिर्फ अपने आप को अब अप्लाई करना है, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं उस पर अपने आप पे कोई भी डाउट आना नहीं चाहिए पाकिस्तान टीम को। वेल आई थिंक इट्स ऑल टू प्ले फॉर नाउ। अब अनलेस के कोई, वैसे बाजिद भाई जो बात कह रहे हैं ना कि वो लोअर डाउन दी ऑर्डर बैटिंग अच्छी हो जाती है, आई थिंक हमें कभी टॉप ऑर्डर की टेंशन रही नहीं है। हमें जो ज़्यादा बाहर पड़ती है वो 6 नंबर के बाद पड़ना शुरू होती है, तो आई थिंक वो भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन आई थिंक स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज तो हैं पाकिस्तान की। मां सदाकत की बात कर लें, और ये भी अच्छी बात है जिस तरह हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया कि आज मां सदाकत के अलावा भी टीम जो है वो परफॉर्म करती हुई नजर आई। उसमें हमने देखा कि साद मसूद अच्छा परफॉर्म कर गए, अहमद दानियाल जो है वो फिनिश अच्छा कर गए, उसके बाद गाजी ने बहुत अच्छी बारी कर दी। तो आई थिंक ऑल इन ऑल एक कंप्लीट परफॉर्मेंस आपको जरूर नजर आ रही है। और आई थिंक सना मीर आज की पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कप्तान ने भी कह दिया कि आए हमें सपोर्ट करें, तो फैन फॉलोइंग तो वैसी बड़ी जबरदस्त रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। नहीं, बहुत अच्छी बात है और यहाँ पर हम सेलेक्टर्स को ऑब्वियसली कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की, क्योंकि जब हम नहीं अच्छी टीम सेलेक्ट करते हैं तो हम बताते भी हैं कि हमें क्यों वो चीज़ ठीक नहीं लगी, पर इस टीम को जब आप देखते हैं इसमें सारी चीज़ें पूरी हैं। अभी अरफात मिनहास आई थिंक अभी भी बाहर बैठे हैं, उनको मौका नहीं मिला क्योंकि मां सदाकत भी बॉलिंग कर रहे थे, सुफियान मुकीम भी हैं, तो अभी आपके पास बाहर भी ऐसे क्वालिटी प्लेयर्स हैं जिनको आप किसी वक्त भी अंदर ला सकते हैं। तो ऑब्वियसली सारे थिंक टैंक को, कोच को, कैप्टन को और सिलेक्टर्स को ऑब्वियसली आप जो है उसमें कॉन्ग्रेचुलेट करें। सिलेक्टर है कौन? वैसे अजहर अली तो चले गए, सरफराज खैर आए, लेकिन अब ये नहीं समझ करके तो अजहर अली फिर गए होंगे सिलेक्शन, तो आई थिंक क्रेडिट तो देना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए बिल्कुल। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान शाहीन्स ने बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है इस टूर्नामेंट के अंदर। और एक चीज़ ज़रूर है कि ये बहुत सारे नामों को लेकर जो डिस्कशन हो रही है, ख़ास तौर पर सुफियान मुकीम हो, इरफान खान नियाजी हो, अहमद दानियाल हो, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की सीनियर टीम को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो आई थिंक उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर है और शायद अपॉर्चुनिटी आई थिंक ग्रास्प भी करना चाहिए, क्योंकि अब तक पाकिस्तान की वर्ल्ड कप सिलेक्शन तो नहीं हुई। बहुत सारे लोग ये बात तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बाजिद भाई समझते हैं कि नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। शायद इनमें से कुछ जो यंगस्टर्स हैं उनको इमीडिएटली, अब जिस तरह मां सदाकत को लेकर अभी से बातें चल रही हैं कि स्क्वाड में रख लेंगे। नहीं, अभी बहुत टू अर्ली है, बहुत अर्ली है। ऐसे उसके साथ आप ज्यादती करेंगे। आप जब प्लेयर रेडी ना हो और उसको आप पाकिस्तान, होता ये है कि जब वो आप उसको पाकिस्तान खिला देते हैं फिर आप उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं काफ़ी अरसे के लिए, और तब वो प्लेयर बन जाता है। तो जब वो प्लेयर बन जाता है तो वो बाहर बैठा होता है, तो वो आपको ये बड़ा डेलिकेट मैटर होता है कि आपने उसको पाकिस्तान टीम में कब मौका देना है। और उसमें बेहतर मतलब टू बी ऑन द सेफर साइड कि आप उसको थोड़ा ज़्यादा लंबा वेट करा दो बनिस्बत, वो इतना डैमेजिंग नहीं है अगर आप उसको ज़्यादा लंबा वेट कराते हो बनिस्बत के अर्ली खिलाना, वो प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग। तो आई थिंक पीएसएल की 2 फ्रेंचाइजीज भी आ जाएंगी तो मौके और भी बढ़ जाएंगे इनके लिए। और खैर आज नहीं, अभी तो उनके क्रिकेट तो उनके लिए काफ़ी होगी हर जगह वो, लेकिन कंसिस्टेंटली आप एक सीज़न, ये सीज़न बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी उसका रहा है, लेकिन अगर अगले सीज़न भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेकिन अच्छा सीज़न गुजारता है, एक और सीज़न अच्छा गुजारता है, फिर आप सोचते हो स्पेशली बैटर को थोड़ा 2-3 सीज़न आपको उसको देखना पड़ता है। फास्ट बॉलर इज़ डिफरेंट, फास्ट बॉलर को आप फास्ट ट्रैक कर सकते हो, स्पिनर और जो बैटर है
उसको आपको 2-3 सीज़न देखना पड़ता है कि ये किधर परफॉर्म कर रहा है और कैसे कैसे कर रहा है और कितनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर वो 3 सीज़न कर जाता है तो फिर आपको उसको ज़रूर खिलाएं। लेकिन इसके बरक्स सुफियान मुकीम की भी एक एग्जांपल केस स्टडी हमारे पास मौजूद है। वो क्या है? वो ये है कि जितनी जल्दी हम टीम में लेकर आए थे उतनी जल्दी हमने बाहर कर दी। तो वही कह रहा हूँ ना, इतनी जल्दी आपको लाना ही नहीं चाहिए। जब तक आप प्लेयर, या तो आप उस वक्त गलत थे या फिर इस वक्त गलत हैं, तो आप प्लेयर तो तब लेके आए जब आपको यकीन हो कि नहीं यार ये अब बिल्कुल सारे इसने बॉक्सेस टिक कर लिए हैं और ये अब रेडी है, इसको अब हम खिलाएंगे। और इसको फिर जब खिलाएंगे तो फिर कंसिस्टेंटली खिलाएंगे, ऐसे नहीं खिलाएंगे कि यार 3 मैच की यार 4 मैच परफॉर्मेंस नहीं, इसको बाहर कर दो। वो क्योंकि आप ये शो करता है कि सिलेक्टर जब उसको लेके आए तो वो 100% श्योर नहीं थे, क्योंकि आपने उसको 2-3 मैच में बाहर कर दिया। तो इसका ये मतलब है कि आप उसकी स्किल लेवल से या उसकी क्रिकेट से श्योर नहीं थे जब आपने उसको टीम में सेलेक्ट कर लिया। तो अगर आप श्योर हो तो फिर जब आप किसी प्लेयर को सिलेक्ट करते हो फिर आप उसको बैक करते हो। अगर मैं श्योर हूँ ना कि यार ये सना मीर हैं, ये बहुत अच्छी प्लेयर हैं और ये करके देंगी परफॉर्मेंस, तो मैं इसको 10 पूरा मौका दूंगा अपने स्किल्स मतलब दिखाने का। ये अगर मैं अनश्योर हूँ ना कि यार मैंने इसको अहमद को सिलेक्ट कर तो लिया है लेकिन मुझे डाउट है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे करेगा कि नहीं, तो जब वो 2-3 मैच में नहीं करता तो मेरा डाउट जो होता है ना वो यकीन में पक्का हो जाता है कि नहीं यार इसको निकाल दो। तो वो आपको जो सिलेक्टर अगर आपको लेके आएगा तो उसको थोड़ा सा देखना ये पड़ता है कि ये 2-3 सीजन से कर रहा है। और मैं नहीं, जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ वो कह रहे नहीं यार ये लड़का अब तैयार है, तब आप उसको लेके, और जब लेके आओ तो फिर उसको निकालना ऐसे नहीं है, उसको फिर पूरा मौका देना है। तो हम जैसे फ्लेवर ऑफ द मंथ होता है, एक प्लेयर परफॉर्म करता है उसको हम ले आते हैं फ़ौरन और फ़ौरन ही उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो आपने एक नहीं 2 गलतियां कर दी। बिल्कुल ऐसे ही, और फिर कमबैक और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी क्रिकेट वैसे भी जारी है, जिस तरह हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि आज सुबह से क्रिकेट ही चलती आ रही है, चाहे वो पीटीवी स्पोर्ट्स HD हो या फिर वो हमारा थ्रू आउट द डे हो। आई थिंक हम मैचेस से शुरू हुए, फिर हम आ गए ये राइजिंग स्टार्स के दोनों सेमीफाइनल्स पर। लेकिन उसके अलावा ट्राई सीरीज़ भी जारी है पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की। उसका स्केड्यूल एक दफ़ा फिर आपको दिखा देते हैं कि वहाँ पर अभी बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता जा रहा है। जिम्बाब्वे ने तो श्रीलंका को शिकस्त दे दी, पाकिस्तान पहला मैच जीता था और अब कल श्रीलंका और पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है, जो कि बड़ा एक अहम मैच है श्रीलंका के लिए। एटलीस्ट अगर वो ये मैच पाकिस्तान से हार जाते हैं तो फिर उनके चांसेस डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा स्लिम हमें नजर आ जाते हैं। तो ये वो मैच है जिसकी हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका ट्राई सीरीज़ का मैच। आप 5:50 से ऑनवर्ड्स पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रात देख सकेंगे फ्रॉम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम। और आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, हम इसकी बात जरूर करें। पॉइंट्स टेबल भी अगर आप देख लें तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि जिम्बाब्वे इज एट द टॉप ऑफ द टेबल। तो जो लोग सिकंदर रजा को ये कहीं ना कहीं शक पड़ा कि उन्होंने कहा कि हमें आपने पहली फाइनल से आउट कर दिया, आई थिंक उन्होंने वो जो पॉइंट टू प्रूफ था वो कर दिया। तो 2 मैचेस खेलने के बाद 1 हारे 1 जीते, जिम्बाब्वे इज एट द टॉप ऑफ द टेबल विद 1.47 ऑफ द नेट रन रेट। पाकिस्तान अपना 1 मैच जो खेले जिम्बाब्वे से वो जीते थे। आई थिंक जिम्बाब्वे वो सोचेगा कि वो मैच वाकई जिम्बाब्वे जीत सकता था, बिकेम टू क्लोज फॉर कंफर्ट एज वेल। 0.46 पाकिस्तान यूनाइटेड और श्रीलंका एक ही मैच खेले और हार गए जिम्बाब्वे से, तो -3.35 उनकी नेट रन रेट जरूर है। अब ये कल वाला जो मैच है आई थिंक बड़ा अहम है श्रीलंका के लिए, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान भी चाहेगा कि वो थोड़े से अमेंड्स कर लें। खास तौर पर बॉलिंग में हमने पहले भी बात की थी कि बॉलिंग में पाकिस्तान मे बी वांट्स टू डू अ बिट बेटर इन द फर्स्ट 6 ओवर्स। आज के 3 मैच हमने कवर कर लिए, अब आप चौथा मैच भी हमसे कवर कराने लगे। अभी तो मैंने आपसे एशेज भी करानी है, अभी तो मैं वही बात कर रही हूँ ना, एशेज भी हमने देख ली, वो भी कर ली, अब आप हमें वापस फिर ले गए ट्राई सीरीज के ऊपर। आप क्रेडिट नहीं देते सना को। क्रेडिट लॉयल्टी देखें, एक तो उन्होंने पीटीवी स्पोर्ट्स सुबह 7:30 बजे का लगाया और 11:30 में अभी शो पे बैठी हैं तो बंद किया, बिल्कुल, वरना वो पूरा देखा है। घर पे आपने नहीं देखा? नहीं, घर पे पेरेंट्स सारी बातें पता है, पेरेंट्स को भी इसी काम पे लगाया हुआ कि आप मैच देखें। देखिए वो आपको तो आप जो मेरे से मिस हो जाते हैं वो आप जो लॉयल्टी जो प्रोफेशनलिज्म है ना वो उसकी आप दात नहीं दे रहे हैं, सवाल पे सवाल कर ही जा रहे हैं। वो आपको एक सिग्नल, और बहुत से लोगों को ये सिग्नल दे रही है कि मैं भी ब्रांड एम्बेसडर हूँ। सिर्फ एक ही ब्रांड एम्बेसडर नहीं है पीटीवी के, वो कह रही मैं भी ब्रांड एम्बेसडर हूँ। ब्रांड एम्बेसडर तो बाहर वो कह रही मैं भी हूँ। उसने फ्री हेड पे छक्का मारा, उन्होंने कहा मैं भी ब्रांड एम्बेसडर हूँ। वो तो कब से
नहीं तो वो जब जूम पे आएंगे तो तब बताना ना, अभी तो मुझे बताने से क्या फर्क पड़ता है। मैं आप पैगाम ज़्यादा जल्दी पहुंच ले जाएगा। लो अभी जाके होंगे। बिल्कुल, लेकिन इसी आई थिंक ओवरऑल पर्सपेक्टिव पे हम जरूर ये मानते हैं कि सना मीर जो है हमारी ब्रांड एम्बेसडर है, वो मेरे ख्याल से खुद भी मानती है। ऑब्वियसली पीटीवी इज होम फॉर मी। बिल्कुल, देखें उनका पीटीवी इज होम, तो वो मान गई है कि वो ब्रांड एम्बेसडर है। एक छोटे से वक्त की तरफ जाएंगे। क्लैरिफाई नहीं, सिर्फ पीटीवी का है, आगे कुछ नहीं डाला। नहीं, वो फिर PTV में प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सब ज्यादा आ है जाते हैं ना। ना। वही प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा है। वही प्लेटफॉर्म। अब कल आप थे नहीं, हमने बड़ा मिस किया आपको, वरना आप कल कहते कि पूरा जो है बकायदा तौर पर पैनल आ गया है। पहले तो 2 लोग आए थे, अब तीसरा भी आ गया था, तो आपकी जगह ही बैठा था। आपकी शायरी बहुत पढ़ रहा और था, नोट्स भी उसने पढ़ नोट्स भी कॉपी करने की कोशिश की है उसने, तो वो पैनल पूरा होता जा मेरे रहा था। नोट्स में है ही कोई खास बात थी नहीं तो फिर- नहीं खास थी 2 बातें, बड़ी बहुत ज़बरदस्त यूट्यूब कंटेंट था वो भी, लेकिन बहुत सारी गुफ्तगू अभी बाकी है, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। ट्राई सीरीज की बात आपसे जरूर हमने की और कल के मैच का भी आपको बताया। पाकिस्तान T20 का जो स्क्वाड है जिसने वर्ल्ड कप में जाना है, उसको लेकर पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त डिबेट इस वक्त जारी है। डिजिटल मीडिया के ऊपर भी हम आपके बहुत सारे कमेंट्स देखते रहते हैं, बहुत सारे लोग अपना अंदाज़ा लगाते हैं, कोई अपनी प्लेइंग 11 भी बता रहा होता है। लेकिन एक सवाल जो बहुत अरसे से चल रहा है वो पाकिस्तान की कप्तानी को लेकर पता नहीं क्यों चल रहा है, क्योंकि जब सब कुछ ठीक होता है तब हमें याद आता है कि नहीं शायद कप्तानी ठीक नहीं है। तो एक ये अलमिया तो है, लेकिन उससे बड़ा मुझे लगता है मसला इस वक्त बैटिंग ऑर्डर का लाजमी है। इस वक्त तक भी हम ये श्योर नहीं है कि हमारा बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए। बहुत सी पोजीशंस के ऊपर हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, लेकिन एक जो नया चेंज हमने देखा वो हमने देखा कि फ़खर जमान ने नंबर 6 पर आकर बारी की, और वो इसलिए की क्योंकि अब्दुस समद को स्क्वाड में रखा गया। वो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए, तो हसन नवाज को रिप्लेसमेंट तो रख लिया, लेकिन उस मैच में किसी को खिलाना था तो आप फ़खर जमान को ले आए। फ़खर जमान के कुछ स्टैट्स हैं, मैं चाहूँगा वो आप ज़रूर एक दफ़ा मुलाहिजा फरमा लें कि वो किन पोजीशंस पर बारी कर चुके हैं। तो ओपनिंग पर जब उनके आप स्टैट्स देखते हैं तो 131 का आपको स्ट्राइक रेट नज़र आता है। तकरीबन 43 मैचेस वो खेल चुके हैं इस पोजीशन पर, 4 हाफ सेंचुरीज भी हैं उनकी। 3 पोजीशन पर यानी 1 डाउन 34 मरतबा वो खेले, उसमें उनका स्ट्राइक रेट 121 है। 4th नंबर पर वो 20 मरतबा खेले, यहाँ पर उनका स्ट्राइक रेट आपको सबसे ज़्यादा नज़र आता है, और यहाँ पर भी 3 सेंचुरियाँ उनकी, लेकिन 6 से पहले वो नंबर 3 पर बना चुके हैं। 4 मरतबा 5वीं पोजीशन पर उनको खिलाया गया, और जिस तरह मैंने कहा कि जो पिछले मैच में हुआ कि वो 6ठी पोजीशन पर उन्होंने आकर बारी की। जी सनामी, 6ठी 5वीं 6ठी पोजीशन। 6ठी बारी की। अच्छा, आई थिंक जो सबसे अच्छी चीज़ नज़र आई पाकिस्तान की उस इनिंग्स की कि अनफॉर्चुनेटली टॉप ऑर्डर से उस तरह से रन्स नहीं हो सके। साइम ने 22 किया बट बाबर भी जल्दी आउट हुए। तो ये अच्छी चीज़ नज़र आई कि आपके मिडिल ऑर्डर में जो एक क्वेश्चन मार्क था कि कैसे रन्स बनेंगे, उस्मान खान भी स्पिनर्स पे कंफर्टेबल नज़र आया, कॉन्फिडेंट नज़र आया, जो कि एक बहुत क्रूशल आपको पोजीशन थी कि आपका कीपर भी रन्स कर रहा हो T20 के अंदर। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था। और ऑब्वियसली फ़खर जमान का 44 करना उस जगह पर जिस टाइम पर आके उन्होंने इनिंग्स खेली और वो पार्टनरशिप बनाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और फिर नवाज़ तो हैं ही बड़ी अच्छी फॉर्म पे, तो लोअर मिडिल ऑर्डर ने क्लिक किया, तो एटलीस्ट वो चीज़ आपकी एक प्लस पॉइंट हुआ। बाबर अभी भी T20 में जब से वापस आए वो उस तरह का कमबैक नहीं कर सके जिस तरह हम वनडे में उनको कंफर्टेबल, लेकिन उस पोजीशन को नहीं अब आप छेड़ सकते। अगर आपने बाबर को वर्ल्ड कप में भी खिलाना है तो 3 पे ही खिलाना है, वो आपने खिलाना है। बट मैं ये कह रही हूँ जो आप बात करें ना कि क्या क्या चीज़ें वर्ल्ड कप से पहले टिक होनी है अभी बॉक्सेस, वो बाबर का फ्लुएंसी से रन करना है T20 क्रिकेट के अंदर। हम चाहेंगे कि वो और कॉन्फिडेंट हों और वहाँ पे रन्स करें, तो वो एक एलिमेंट अभी टिक होना बाकी है। और ऑब्वियसली उस्मान खान का भी अभी एक अच्छा उस्मान खान के भी बड़े इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं, वो भी मैं चाहूंगा कि हम देख लें, क्योंकि उस्मान खान की भी फ्लक्चुएशन ओवर द ऑर्डर इतनी ही आपको नजर आती है। 26 मरतबा वो ओपन कर चुके हैं अपने करियर में, 3 मरतबा वो 22 इनिंग्स जो है उन्होंने नंबर 3 पर खेली हैं। नंबर 4 पर वो 10 मरतबा आए, नंबर 5 पर भी वो 10 मरतबा आए, और नंबर 4 पर वो 6 मरतबा खेल चुके हैं। अब इसमें अगर आप ओवरऑल उनका स्ट्राइक रेट देखते हैं तो सबसे बेस्ट आपको ओपनिंग पे नजर आता है, और साथ ही साथ नंबर 3 पर नजर आता है। लेकिन इस बार उनको एक और जिम्मेदारी अब दे दी गई है कि वो मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर में आके पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। तो बाजिद भाई, ये जो 2 प्लेयर्स को हम फ्लक्चुएट, क्या ये वाजे हो जाएगा कि अगर फ़खर अब T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा है तो वो नंबर 5-6 पे ही खेलेंगे? नहीं, उससे जब पूछा गया तो वो कहता है कि मैं तो ऊपर ही खेलना था, वो अब्दुस समद अनफिट हो गए तो नीचे किया। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि शायद गलती से पाकिस्तान को एक सही फैसला मिल गया कि वो मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, प्लस वो स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है, प्लस वो जो हम बात करते हैं कि एशियन कंडीशंस में थोड़ी सी बारी लेनी होती है, वो स्पिनर से बारी भी ले सकता है। तो वो सारी बॉक्सेस टिक करते हैं। लेकिन टीम मैनेजमेंट का कल तक तो हो, परसों तक तो यही था कि वो टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलेगा। मसला विकेट कीपर पे आके ही फंसता है। मैंने उस दिन भी बात की थी कि जो वर्ल्ड में आप T20 आइज में
टीमें देखें, उनके विकेट कीपर्स एक तो पावर हिटर्स हैं प्लस बहुत एलीट बैटर्स में आते हैं और वो ऊपर खेलते हैं, तो वो आपका जो टीम का बैलेंस है वो सारा ठीक हो जाता है। तो उस्मान खान को अगर आपने खिलाना है, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उसने PSL में 300 के उसका 200 तो रावलपिंडी में है, तो रावलपिंडी से बाहर निकल के रन्स करना अभी भी उस तरह टेस्ट नहीं हुआ। को पाकिस्तान से बाहर निकल के या स्पिनर से बाहर निकल के रन्स करना अभी तक उस तरह टेस्ट नहीं हुआ। प्लस आप ऊपर की जोड़ी छेड़ सकते हैं या नहीं छेड़ सकते, वो अभी आपका कुछ भी, मुझे तो नहीं लगता कि शायद आपने साइम अयूब पे एक फ़ैसला किया हुआ है कि ऑटोमेटिक चॉइस है। साहबजादा फरहान के भी अब बातें हो रही हैं कि या तो ये छक्का मारता है या फिर बॉल रोकता है, तो उस पर भी अब, हालांकि एशिया कप में आपका ऑलमोस्ट बेस्ट बैटर था, उस पर भी अब बात हो रही है कि जो इन बिटवीन बॉल्स हैं उसमें वो डॉट बॉल्स बहुत कंज्यूम कर रहा है। तो इश्यूज तो काफ़ी हैं अभी तक, वो स्टेबिलिटी। लेकिन एक और अननेसेसरी डिबेट भी शुरू हो गई है, वो हमारे कप्तान को लेकर है। अब लोग कह रहे हैं जी वो परफॉर्म नहीं कर रहे, कप्तानी को तो हम रेट नहीं कर रहे। अब सलमान अली आगा की फ्लक्चुएशन अगर आप देखें ऑर्डर के अंदर, तो वो भी आपको खासे नंबर्स वहाँ पर भी मिलते हैं। तो बात यह है कि उन्होंने किस पोजीशन पर खेलना है। 4 मरतबा वो नंबर 3 पर खेल चुके हैं, 17 मरतबा वो नंबर 4 पर खेले हैं, नंबर 5 पे अबाउट 10 इनिंग्स, 2 इनिंग्स एट नंबर 6, और इसमें सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट आपको एक बार फिर नंबर 3 पर ही नजर आ रहा है, क्योंकि टॉप ऑर्डर की सारी बात बार बार होती है। तो बाजिद भाई, ये अननेसेसरी डिबेट अब शुरू हो चुकी है कि लोगों ने एक वेइंग स्केल निकाल लिया है कि सलमान अली आगा परफॉर्म नहीं करे, और एन वर्ल्ड कप से पहले हमें ये याद आ गया। नहीं, ये जब इनको कप्तान बनाया गया था तब ये डिबेट होनी चाहिए थी। तब मेरे ख्याल जिम्बाब्वे की सीरीज थी जब इनको कप्तान बनाया था, और इधर ही बैठ के ये कहा गया था, मैंने भी यही बोला था, बाकी शायद शुएब भाई ने भी यही कहा था कि वो वनडे और टेस्ट मैच का बहुत अच्छा प्लेयर है। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की ग्राइंड से आया है, उसका बहुत अच्छा प्लेयर है और उसको रन्स करने आते हैं, टेक्निकल जैसा भी है उसको तरीक़ेकार आता है उन फॉर्मेट्स में जो 4 डे और वनडे सिमिलर फॉर्मेट्स हैं, तो उसमें उसको रन्स करने आते हैं। T20 में वो मास्टर नहीं कर सका, चाहे हम कहते हैं कि स्पिनर्स का बहुत बड़ा प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर है, बट वो T20 में आपको वो नज़र नहीं आता। T20 इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी जब इसने रन्स किए तो अब टॉप ऑफ द ऑर्डर किए, जहाँ पे बाउंड्री मारना ज़रा आसान होती है, तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन अब जब आपने इतना सारा इन्वेस्ट कर दिया है, एंड अब इसके बाद मेरे ख्याल इस ट्राई सीरीज के बाद शेड्यूल आपके सिर्फ 3 T20 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर वर्ल्ड कप है, तो आप इसके बाद अगर आप उसको चेंज करते हो तो आपका जो नया कप्तान है वो 3 मैचेस के एक्सपीरियंस पे वर्ल्ड कप की कप्तानी करेगा, तो इंस्टेबिलिटी क्या, ये तो फिर आप बिल्कुल ही अपना जो आपने बिल्डअप किया है, चाहे जैसा भी किया है, अगर आपने कप्तान उसको एयरमार्क किया हो कि नहीं यार ये कप्तान है और बोर्ड डिफेंड कर रहा है, प्लस कह रहा है कि सलमान अली आगा इज़ टेकिंग द टीम इन द राइट डायरेक्शन, और ये स्टेटमेंट दे के अगर आप अब जाके चेंज करोगे तो वो कप्तान भी चेंज कर दोगे, तो फिर तो बिल्कुल ही इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, जहाँ तक ये सवाल है कि माइक हैसन को मुश्किलात होंगी कि नहीं नए कप्तान के लिए, तो नहीं होंगी, क्योंकि वो नए कप्तान शायद वही आ जाए जिनके साथ वो ऑलरेडी सिंक में PSL में, तो ये भी कोई पता नहीं है। लेकिन आई थिंक ओवरऑल कल का मैच जो है वो श्रीलंका के लिए बड़ा अहम है, और हमें तो यही लगता है कि पाकिस्तान इसको डोमिनेट करेगा, बट यू नेवर नो, विद पाकिस्तान कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपसेट जरूर हो जाता है। एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त रही, और आज वो सना मीर के दिन की शुरुआत थी और वो एशेज़ के साथ हुई, तो कैसा लगा आपको डे 1 ऑफ द एशेज़? बहुत ही मज़ेदार लगा। ऑब्वियसली एक तरफ स्टार्क 7 आउट कर रहे थे और पूरा ऑस्ट्रेलिया बड़ा खुश था कि इंग्लैंड को हमने फंसा दिया है 170 में, और जब इंग्लैंड बॉलिंग करने आता है तो बेन स्टोक्स ही शोज़ अप, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उन्होंने भी बॉलिंग कराई, और अब एक ही विकेट उनको दरकार को 19 विकेटें, और आखिरी सेशन में आई थिंक कोई 8 विकेटें गिरी हैं, तो मतलब ये भी कोई ख़ास किस्म का रिकॉर्ड होगा। हम तो समझ रहे थे हमने मुल्तान में टेस्ट जल्दी खत्म किए, पर पर्थ में भी उसी जोर शोर से जल्दी मैच खत्म हो गया। केविन पीटरसन ने कहा कि आई विश दिस वाज प्लेड एट द ओल्ड वाका स्टेडियम, तो उनको जवाब मिल गया कि नहीं यहाँ पर भी उतना ही हो गया जितना वो वहाँ पर चाह रहे थे। हाँ, लेकिन मज़ा आया, आपको एक एक्साइटिंग ऑब्वियसली क्रिकेट देखने को मिली, और कुछ प्लेयर्स की जो फॉर्म है उसके ऊपर बहुत, जैसे उस्मान ख्वाजा के ऊपर बड़ी बातचीत चल रही है कि काफ़ी उनका मुश्किल पैच अब चल रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, नहीं उनसे परफॉर्म हो रहा,
लेकिन आई थिंक हैट्स ऑफ टू इंग्लैंड ख़ास तौर पर। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया तो अपनी कंडीशन से वाकिफ़ है, सारा कुछ है, और जिस तरह की 170 के बाद आके उनकी परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी, बिल्कुल। मज़ा अच्छा, हम आर्चर वुड की बात कर रहे थे, लेकिन ब्राइडन कास ने जिस तरह जाके स्मिथ को आंखें दिखाई ना, बड़ा ही मजेदार हो गया वो वाला सेगमेंट। और मार्नस लबुशेन और कार्स के बीच में बात हो रही थी कि दो साउथ अफ्रीकन लड़ रहे हैं आपस में, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बीच में स्टोरी चल रही थी। डेफिनेटली, बट बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। आई थिंक आज पीटीवी स्पोर्ट्स पर भरमार रही है क्रिकेट की। एशेज से हम शुरू होते हैं, फिर हम राइजिंग स्टार्स पर चले जाते हैं। मुझे ख्वाब में भी क्रिकेट ही आनी है, ख्वाब में भी क्रिकेट आनी है, वो आनी भी चाहिए ख्वाब। आप तो देखें, आई थिंक एज अ फॉर्मर नहीं, अभी सोना का अभी फिर 7:30 बजे मैच शुरू हो जाना है, वो तो तो आपने जाना है कमेंट्री के लिए बीके, आपका तो थोड़ी शाम बिजी को डे है। है, बिजी डे है, वो तो शाम को है। एंड हमारा थोड़ी वीकेंड पे होता लेकिन है। इसमें जो बात नोट करने वाली है ना, आप पाकिस्तान को जो सीखने वाली बात है, इन्होंने आपने शायद कहा, केविन पीटरसन ने कहा कि वो पुराने वैका पे होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो नया बनाया वो उसी की थीम पे बनाया कि यहाँ पे भी हमें तेज़ पिच चाहिए। अगर आप सिडनी में जाएंगे, वहाँ पे 3 से 4थे दिन स्पिन होगा, ट्रेडिशनल पिच, वो चेंज नहीं करते पिच ऑस्ट्रेलियन, चाहे ऑपोजिशन जो भी आए, वो पिच का नेचर चेंज नहीं करते। ये सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में ये पिच के नेचर चेंज करते हैं, जो फिर उल्टा आपकी क्रिकेट ख़राब होती है और आप पे रिजल्ट्स भी ख़राब होते हैं। तो उनके गैबा में जाएंगे तो बाउंस ज़्यादा होगा, एडलेड थोड़ी सी स्लो है, एमसीजी में फिर इधर बाउंस, वो उनकी जो ट्रेडिशनल पिचेस हैं उसी तरह। आप नया स्टेडियम में बनाए, लेकिन वो जो ट्रेडिशनल वैका की पिच थी वही उन्होंने कोशिश की कि वही रहे और वही पेस रहे। तो इससे थोड़ा पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि आप बिल्कुल पिचेस जो है उसको नेचुरल जो उनकी हैबिटेट है वही रखें, बिल्कुल उसको ऐसे नेचर उनकी चेंज ना करें। वो हीटर्स और पंखे वहां तक नहीं ना पहुंचे असल में, वो भी बात है। बट थैंक यू वेरी मच आप टेक्नोलॉजी में पीछे टेक्नोलॉजी में तो खैर बहुत ही आगे, ह्यूमन रिसोर्स में पीछे आई थिंक। वो जो ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। बट थैंक यू वेरी मच बाजिद भाई और सना मीर कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का प्रोग्राम। कल आप पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका ट्राई सीरीज का बड़ा अहम मैच बराह रास्त देख सकेंगे 5:50 ऑनवर्ड्स। ऑब्वियसली 6 बजे तक आपको ये तमाम तर एक्शन लाइव मिलेगा, लेकिन उससे पहले ही सुबह से आपको एशेज देखने को मिलेगी, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। गेम ऑन है।